शाब्दिक शाब्दिक वर्बल कम्युनिकेशन है। सुसंगत का मतलब होता है सामंजस्य होना चाहिए, कि आपके विचारों में सामंजस्य होना चाहिए। रेलिवेंसी को कहते हैं प्रासंगिक। प्रासंगिक होना चाहिए, कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए। जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप किसी कॉन्टेक्स्ट में या इंडिया के बारे में समझा रहे हैं, तो ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है कि जिस विषय के बारे में जो समझाते हैं लोग, मूल मुद्दे पर नहीं आते, वो पेरीफेरी में ही घूमते रहते हैं। उनसे पूछना पड़ता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, मूल मुद्दा आपका क्या है। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेलिवेंट होना चाहिए। कोई भी मैसेज है, कोई भी कम्युनिकेशन है, तब तक वो फुल्ली कन्वे नहीं होगा जब तक वो रेलिवेंट ना हो। अभी क्लियर आ रही है वॉइस? निम्नलिखित में से कौन सा विवरण कक्षा में इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर बाधा नहीं डालता है? एक विस्तृत विवरण, एक अस्पष्ट विवरण, एक विधि पूर्वक विवरण, ऐसा विवरण जो कि श्रोताओं को अपने निष्कर्ष निकालने में सहायक हो। हेलो डॉक्टर। सबसे पहली बात की कक्षा में विधि पूर्वक विवरण का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन, ढंग से उसको बताया जाए, तरीके से, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। तो ये प्रभावी संप्रेषण का उदाहरण है। इसको कहते हैं ना कि बेस्ट पॉसिबल वे टू एक्सप्लेन। लेकिन ऐसा विवरण जो श्रोताओं को अपने निष्कर्ष निकालने में सहायक हो। श्रोताओं को अपना निष्कर्ष नहीं निकालना है, श्रोताओं को वो निष्कर्ष निकालना है जो जिसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। अपना निष्कर्ष निकालोगे तो अर्थ का अनर्थ निकालोगे ना। आपको अपना निष्कर्ष नहीं निकालना है, आपको ऑब्जेक्टिव होना है। हाँ, कंक्लूजन सबका अलग अलग हो जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी आपने पढ़ी होगी, वस्तुनिष्ठता। यू हैव टू रिमेन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी जो कहा जा रहा है, अपने चश्मे को हटा करके देखना है। जैसे मैं कहूं कि आपको क्या अच्छा लगता है, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट। अब आप सबके निष्कर्ष अलग अलग होंगे। कोई कहेगा कि हमको पढ़ना अच्छा लगता है, कोई कहेगा हमको सोना अच्छा लगता है, कोई कहेगा हमको फूल अच्छे लगते हैं, कोई कहेगा हमको वीडियो गेम खेलना है, कोई कहेगा हमको मूवी देखना है, कोई कहेगा। इस तरह से जितने लोग अपने निष्कर्ष पिज्जा अच्छा लगता है। और मिस इंटरप्रिटेशन इससे पैदा होता है। इफ यू आर डीलिंग विथ योर ओन कंक्लूजन, देन दैट इज कॉल्ड मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। यही तो सारे विवाद का जड़ है। मिस इंटरप्रिटेशन से लोग क्या क्या बन जाते हैं, गुड़ का गोबर कर देते हैं। हाँ, ये होता है ऐसा विवरण जो श्रोताओं को निष्कर्ष निकालने में, सहजता से निष्कर्ष निकालने में सहयोग करे। सहजता से उपयुक्त निष्कर्ष निकालने में सहयोग करे। उपयुक्त निष्कर्ष, उपयुक्त निष्कर्ष एक अलग चीज है, अपना निष्कर्ष नहीं निकालना। संप्रेषण पहलुओं का कौन सा समूह कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को बाधित नहीं करता? रिवर्सिंग और फोकसिंग, इलस्ट्रेटिंग, एग्जाजरेटिंग, और ये भी है एग्जाजरेटिंग। इन दोनों में फर्क है। मूल्यांकन, ध्यान केंद्रित करना, अतिशयोक्ति।
ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण देना, अतिशयोक्ति। मूल्यांकन, ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण देना। अधोमुख करना, मूल्यांकन करना और ध्यान केंद्रित करना। हेलो सपना कुमारी, ये यहाँ रॉन्ग है, ये नहीं होगा। जर्नल की भांति जो एंट्रीज व्यक्तियों द्वारा लिखी जाती हैं, ये क्या है? निम्न में से कौन सा कथन दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने की कला को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है? संप्रेषण में फिजियोलॉजिकल नॉइस को खत्म कर देना, जहां गलत समझे जाने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती, जहां पर संबंधों को प्रतिफल देने वाला लाभप्रद बनाया जा सके, उपरोक्त सभी। डी होगा करेक्ट आंसर, डी। ये तीनों चीजें सहयोगी हैं। इसमें ये प्रश्न पूछ रहा है कि दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने की कला को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला तो किसी तरह का नॉइस ना हो, किसी तरह का रुकावट, बाधा ना हो। जैसे हम मान लो आपसे बात कर रहे हैं तो कोई बाधा ना हो, फिजियोलॉजिकल नॉइस ना हो, ये तो है ही है। गलत समझे जाने की संभावना भी नहीं रखनी है, मिस इंटरप्रिटेशन भी नहीं होना चाहिए। और हम आपसे अगर बात कर रहे हैं, आपसे संवाद स्थापित कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन दो तरह से हो सकता है। संवाद स्थापित कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि संवाद सिर्फ सुविचार में नहीं होते, कुविचार में भी होते हैं, गाली गलौज भी होता है, गालियां भी होती हैं। ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। रॉन्ग स्लैंग्स, अब्यूजिंग, ये भी एक तरह का संप्रेषण है। तो दूसरों के साथ अब महत्वपूर्ण ये है कि संप्रेषण कर रहे हैं तो संबंध आपके पुष्ट हो, संबंध मजबूत हो, संबंध मधुर बने, तब तो आपका बातचीत सक्सेसफुल हुआ। तीनों सबसे इंपॉर्टेंट, उपरोक्त सभी भी तो ऑप्शन है, तीनों इंपॉर्टेंट, और तीनों में किसी को हम डिलीट नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन कैसे सक्सेसफुल है कि अगर आप गलत समझे गए, आप कह रहे हैं आम और अगला समझ रहा है इमली, तो वहां कम्युनिकेशन सक्सेसफुल कैसे होगा? तो वो तो कला का विकास नहीं हुआ, विनाश हो गया ना। मतलब ये तो प्राथमिक है, कम से कम जो कह रहे हैं वो सही समझा तो जाए, वो गलत ही समझा जा रहा है तो संप्रेषण आपका खराब हो गया। तो बिल्कुल प्राइमरी है, यहीं से तो मामला शुरू होता है। नॉइस तो इसके बाद आप दूर करोगे, कोई बाधा है, कोई दिक्कत है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो वो बाद में दूर करेंगे।
और दूसरा कि संबंध वो होने चाहिए, विन विन डील के बारे में आपने सुना होगा कि आपका भी लाभ हो, मेरा भी लाभ हो। जर्नल की भांति जो एप्लीकेशन व्यक्तियों द्वारा लिखी जाती है, इसको इंटरनेट पर पोस्ट किया जाता है, जिस पर कभी कभी कुछ लोग ऑनलाइन चर्चा करते हैं। ये सब बातें किसके संदर्भ में की जा रही हैं? वेब ब्लॉग, सेल्फ पोस्टिंग, ई जर्नल्स, प्रोक्लेमेसी पॉइंट। मेराबिया के अनुसार कम्युनिकेशन में शब्द, स्वर का लहजा और शारीरिक भाषा का क्रमशः कितना कितना योगदान रहता है? ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था कुछ दिन पहले। 38,750 और ऐसे लाइकवाइज। पैराफ्रेजिंग एक कौशल है और किसको प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है? पैराफ्रेजिंग, लिस्निंग, नॉइज, स्पीकिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। पैराफ्रेजिंग मतलब होता है कि हम स्टूडेंट को अपनी बात कहते हैं और स्टूडेंट से अपेक्षा करते हैं कि उस बात को वो रिकंस्ट्रक्ट करके अपने शब्दों में सुनाए। मैंने आपको कुछ समझाना है और मैंने पहले से ही कंडीशन ये रख दी है कि सभी को इसको पैराफ्रेज करना पड़ेगा, अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने अल्फाज में इसको रिपीट करना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसा कहता हूं तो क्या ऐसा नहीं है कि आप इसको बहुत ही एकाग्र होकर के सुनोगे? क्योंकि आपको एक मन में जिम्मेदारी रहेगी कि हमको इसको फिर से बताना है। श्रवण का मतलब होता है, दो दो शब्द हैं आपके पास, एक होती है हियरिंग, हियरिंग, दूसरा होता है लिसनिंग। दो शब्द हैं। हियरिंग का मतलब होता है सुनना, इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना भी और समझना भी। चिड़िया चहचहाती है, बाहर कुत्ता भौंकता है, हवाओं की सरसराहट है, उसको आप लिसन नहीं करते, उसको आप हियर कहते हैं। लिसनिंग होता है मैं आपको बोल रहा हूं तो उसको आप सुन भी रहे हैं और समझने पर भी आपका अटेंशन है। पैराफ्रेजिंग आप तभी कर पाओगे जब आप उसको अच्छे से सुने हो। तो पैराफ्रेजिंग एक टूल यूज किया जाता है टीचर्स के द्वारा और किसी के द्वारा दुनिया में यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने छात्रों को अच्छा श्रोता बनाना चाहता है, अच्छा श्रावक, सुनने वाला। श्रावक का मतलब होता है जो श्रवण में समर्थ। लाइव टेलीविजन और रेडियो प्रसारण जिसमें दर्शक की उपस्थिति आवश्यक होती है, किस रूप में जानी जाती है? कम्युनिकेशन मीडियम, इम्ब्लम, असमायोजित माध्यम, समायोजित माध्यम।
हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ज्योति। सर वो डाउट पिछले वाले क्वेश्चन में था सर। क्या? जैसे आपने अभी बताया कि सर कि पैराफ्रेजिंग मतलब बच्चों को इस तरह से समझा देना ताकि वो अपनी बातों को बोल सके। तो सर सर एक बार स्लाइड को बैक करेंगे। तो सर इसमें क्वेश्चन है कि पैराफ्रेजिंग एक कौशल है जो किस चीज को प्रभावी बनाता है, किस चीज को प्रभावी बनाता है सर? तो सर आप वही बोल रहे हैं कि ऐसे बच्चों को समझाना कि वो बोल सके। तो सर यहाँ पे वादन मतलब बोलना है तो वो पैराफ्रेजिंग होगा सर, या जो आप समझा रहे हैं वो पैराफ्रेजिंग होगा? हाँ, गुड क्वेश्चन। ठीक है। और नहीं सर, बस यही डाउट हो रहा था इसमें। सर इसके क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे होते हैं सर, समझ में तो आता है बट ऑप्शन में आके अटक जाती हूँ। इसके कारण इस सेक्शन में बहुत ही प्रॉब्लम होता है सर। चारों ऑप्शन लगते हैं कि ये सही है, उससे बेटर ये सही है, उससे बेटर ये सही है, और उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। मैं बताता हूँ आपको। जी जी सर, थैंक यू। इसीलिए तो मैं करा रहा हूँ। जी सर। एक मिनट। हाँ, पैराफ्रेजिंग एक कौशल। पहली बात यह है कि स्किल की बात हो रही है, ठीक है? जी। स्किल का मतलब वो चीज होता है जिसमें आप निपुणता प्राप्त करते हैं और जो आपके जीवन में उपयोगी होता है। किसको जी। प्रभावी बनाने के लिए ये आवश्यक है? प्रभावी, ये जो पैराफ्रेजिंग है, ये किस निपुणता को विकसित करने के लिए इसमें अवधान है, इसमें फोकस है। कौन सी निपुणता आपकी विकसित होगी अगर पैराफ्रेजिंग में हम आपको डालते हैं तो? ठीक है। जी। तो आपके अनुसार ये है कि हम बोलना सीख जाएंगे, बेहतरीन ढंग से बोलेंगे, एक निपुणता आ जाएगी कि हम बोलना सीख जाएंगे, ठीक है? जी। लेकिन बोलना एक अलग विषय है और व्यक्त करना एक अलग विषय है। अभिव्यक्ति और एक्सप्लेनेशन और स्पीकिंग बोथ आर डिफरेंट। जी सर। स्पीकिंग स्किल के लिए कोई जरूरी नहीं है कि पैराफ्रेजिंग की जरूरत, कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं किसी चीज को पैराफ्रेज नहीं कर रहा हूँ। मैं भी आपको जो बोल रहा हूँ, कोई मुझे कहा तो नहीं है कि मैं आपको ये चीजें बतानी है, इस तरीके से बतानी है। मैं इसे जी। पैराफ्रेज नहीं कर रहा हूँ। स्टिल आई एम अ गुड स्पीकर, आई नो। यस सर। और नॉट गुड स्पीकर। आई एम गुड स्पीकर। जी। कुछ लोग नहीं सहमत होंगे तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हूँ। पैराफ्रेजिंग में हमेशा दो लोग इन्वॉल्व हैं। एक टीचर इन्वॉल्व है जो कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है, और जी। दूसरा जो उसको ग्रहण करके फिर से बोल रहा है, ठीक है? जी। वादन के लिए पैराफ्रेजिंग की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। वादन बिना पैराफ्रेजिंग के भी सिखाया जा सकता है। जी। मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूं या मैं कुछ भी ना दिखाऊं, कुछ लोग तो जैसे बीबियां हमारी होती हैं, बड़ी अच्छी वक्ता होती हैं, वो इतना बढ़िया से बताती हैं, नो पैराफ्रेजिंग एट ऑल। मेरी बीबी बहुत अच्छी वक्ता है। वो मतलब मैं तो एक विषय है जिसपे मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ, वो बिना विषय के बोलती रहती दिन भर। उसको कुछ विषय नहीं चाहिए। शी स्टार्ट्स एंड शी स्पीक्स, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक। और ऑल वाइफ सर, ऑल वाइफ्स। तो वाइफ हो किसी की तो। जी जी। और दूसरी बात यह है कि शाम को कहती है कि मुझसे आप कोई बात ही नहीं करते। मैंने तो बिना बात किए ये हाल है। बात करने का मतलब फिर तो मामला खराब ही है ना। तो वादन इज समथिंग डिफरेंट, पैराफ्रेजिंग इज समथिंग डिफरेंट। पैराफ्रेजिंग का मतलब ये है कि आप मेरे तत्वों को फिर से बोलेंगे। तत्व मेरे हैं, कंटेंट मेरा है, जी। और आप उसको रीइंटरप्रेट करोगे। तो तत्व मेरा ग्रहण आप कैसे करोगे? श्रवण से ही तो ग्रहण करोगे ना। अपनी जी। को ग्रहण किए ही बोलना शुरू कर दिए, तब तो फिर हो गया कंटेंटलेस, हो गया कुछ भी नहीं। पहले उसको श्रवण का मतलब होता है, वही मैंने बताया कि एक तो आपने सुना, दैट इज हियरिंग, और समझा, दैट इज लिसनिंग। सुन करके उसको हृदयंगम किया, फिर आप ग्रहण करने योग्य बनोगे। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है, ऐसा कहा गया है, लेकिन ऐसा बार बार गलत हो जाता है। पैराफ्रेजिंग में हमेशा किसी चीज से कैच करके उसको आगे पास करना है। सर तो पास करना इट मींस बोलना। जैसे आपने समझाया तो आपने जो समझाया वो पैराफ्रेजिंग नहीं है ना सर? जो आपसे समझ के मैंने बोला सर, वो पैराफ्रेजिंग हुआ ना? ये समझ में नहीं आ रहा सर। मैं वही बता रहा हूँ आपको। जी। मैंने जो समझाया ये मेरी तरफ से पैराफ्रेजिंग नहीं हुआ, आप समझ के जो बोल रहे हैं वो पैराफ्रेजिंग हुआ। सर तो इट मींस मेरा जो बोलने का जो कौशल हुआ उसका विकास हुआ ना सर, आपकी बात को सुनकर? नहीं तो क्या समझने के कौशल का विकास नहीं हुआ? हाँ तो सर समझ में आपकी बात को मैंने समझा, तो समझा उसके बाद ही बोला। समझने से पहले क्या किया? मैंने आपकी बात को सुना। और सुनना किसको कहते हैं? इट मींस श्रवण, लिसनिंग। नहीं, सुनना का मतलब ये होता है कि अपने एप्रीहेंशन को हटा करके आप ऑब्जेक्टिवली मेरी बात को सुन रहे हैं। जी। ऑब्जेक्टिव लिसनिंग इज श्रवण। ऑब्जेक्टिव लिसनिंग यानी आप अपने इफ और बट को बीच में नहीं ला रहे, अपने दृष्टिकोण को बीच में नहीं ला रहे। सुनना बोलने से बहुत प्रभावी कौशल है। जी, मतलब आपकी बातों को समझते हुए मैं सुन रही हूँ, तो ये पैराफ्रेजिंग हो गई। सुन के समझ के फिर बोल रही हूँ, ये तो तीनों। सर उसी में कंफ्यूजन हो रहा है सर, बोल रही हूँ। हाँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन सर ऐसे है, पैराफ्रेजिंग एक कौशल है या किसको प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है? तो सर ये आपकी बात का एक लाइन में जवाब यह है कि पैराफ्रेजिंग सिर्फ बोलना नहीं है, पैराफ्रेजिंग लिखना भी है। अब यहाँ लिखना भी आ गया सर, ये और कंफ्यूज। पैराफ्रेजिंग सिर्फ बोलने में होता है, पैराफ्रेजिंग लिखने में भी होता है। जी। आपने जो कुछ समझा उसको लिख के हमको दिखा दीजिए। हाँ, वो तो बच्चों से बोलते हैं लोग कि आप लोग को जो समझ में आया उसको अपनी भाषा में लिखो। लिखो। तो और
कपिल शर्मा शो में कहता है कि पढ़ करके और अपने एक्टिंग से बताना है कि उसमें क्या लिखा है। तो जी। लिखा हुआ है कोयल, तो अपनी एक्टिंग करेगा, इस तरह से कोयल की आवाज निकालेगा। दैट इज नॉट बोलना, या एक्टिंग करेगा, अभिनय करेगा। पैराफ्रेजिंग अभिनय के माध्यम से भी हो सकता है। जी सर, समझ गया। इट मीन्स उसको समझ लो और उसको जिस तरीके से एक्सप्रेस करना है, उस तरीके से उसको एक्सप्रेस करो। लेकिन अब यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि अगर हम पढ़ करके बोल रहे हैं तो सुनना कहाँ हुआ? कंटेंट डिलीवरी अगर पढ़ने में हो रही है, देखने में हो रही है, तो सुनना कहाँ हुआ वो? लेकिन वो समझना तो हुआ ना। जी। समझना आप किसी माध्यम से कर सकते हैं, समझ रहे हैं किसी माध्यम से। जी सर। श्रवण का मतलब अपने कानों से ही सुनना नहीं, श्रवण का मतलब है किसी भी इंद्रिय से आप उस चीज को हृदयंगम कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, दैट्स इट। ओके सर। आउटपुट के लिए देयर आर डिफरेंट मीडियम। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हम्म। समझ गए, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिसाव संकेत शब्द लीकेज क्यूज से संबंधित है? लीकेज क्यूज, चेहरे का भाव जिसको पढ़ने में लोग अक्सर चूक जाते हैं। चेहरे के भाव की विशेष शैलियों में से एक, यह एक अनापेक्षित संकेत है कि कोई व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। बैक क्वेश्चन हुआ नहीं, ये तो हो गया। धन्यवाद जन्नत। लीकेज क्यूज जानते हो आपको क्या होता है? अभी उसको भी क्लियर कर देते हैं। लीकेज क्यूज नहीं जानते? लीकेज क्यूज होता है मुंह में राम बगल में छुरी, सुने हो? मुंह में राम बगल में छुरी, कहना कुछ और है, दिख कुछ और रहा है। अब जैसे कि मैंने समझाया भी था, उसी उदाहरण को कैसे बताता हूँ। पूरे हफ्ते से आपने प्लानिंग की है कि संडे को चलेंगे, आउटिंग पे जाएंगे, मॉल्स घूमेंगे, लंच डिनर बाहर करेंगे, मूवी देखेंगे, बच्चे भी मॉल्स में वो कुछ होता है उनके एंटरटेनमेंट के लिए, वो सब कुछ करेंगे। अब संडे को निकल गए घर से, जैसे ही गेट से निकल रहे हो, गाड़ी निकाली, गाड़ी स्टार्ट की, तब तक आपके दूर के गांव वाले बुजुर्ग फूफा जी आ गए, बैग उठाए, अतिथि तुम कब जाओगे पिक्चर देखना होगा। और फिर उस समय आप क्या करोगे? बेटी मैं तो ना 3 दिन पहले से चला हूँ, मैं तो खो गया था, किसी और के घर में 2 दिन रह के आ रहा हूँ, तब पता चला कि असली घर ये नहीं है, किसी तुम्हारा घर। शर्मा जी तो यहाँ रहते हैं। अब पैर छू के हैं फूफा जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके। बेटी ऐसा है, अभी चाय बना दो, उसके बाद पकौड़े तल देना, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं डिनर करूंगा, लेकिन उसमें चिकन बनाना, चिकन खाया तुम्हारे हाथ का बहुत दिल हो गया। अब तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी? जी जी, जरूर 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 जरूर। तो सारी प्लान कैंसिल, बच्चे रोने लगे कि हमारा क्या होगा, हमारा प्लान क्या हो गया ये। अब आप करोगे क्या? तो जो चीजें कर रहे हो ना, वो तो नकली एक्सप्रेशन है, असली एक्सप्रेशन है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो कुछ लोग भांप लेते हैं, इनके असली मंतव्य को भांप लेते हैं। यही पूछ रहा है कि इसको रिसाव संकेत शब्द भी कहते हैं। इसमें कौन सा कथन है जो रिसाव संकेत शब्द से संबंधित है? चेहरे के भाव जिसे लोग पढ़ने में अक्सर चूक जाते हैं। चेहरे के भाव की विशेष शैलियों में से एक, यह एक अनापेक्षित संकेत है कि कोई व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। उपरोक्त में से कोई। इतना क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया। अनापेक्षित संकेत है जिसे कोई कोई व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। लीकेज फ्लू बेसिकली उसका अनुभव है। व्यक्ति में एक बहुत ही उन्नत भावना होती है कि सामाजिक दृष्टि से क्या उचित है, सदैव यह जानता है। प्रत्येक सामाजिक संदर्भ में क्या कहना है, व्यक्ति में किस तरह की भाषा संबंधी क्षमता होनी चाहिए। व्याख्यात्मक, संज्ञानात्मक, वाक्यात्मक और व्यवहारिक।
व्यक्ति में एक बहुत उन्नत भावना होती है कि सामाजिक दृष्टि से क्या उचित है। वह सदैव यह जानता है कि प्रत्येक सामाजिक संदर्भ में क्या कहना है। तो व्यक्ति में किस तरह की भाषा संबंधी क्षमता होनी चाहिए, इसको कहते हैं व्यवहारिकता, व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान का मतलब यह है कि किस परिवेश में कौन सा व्यवहार आपको अपनाना है, ये क्षमता सभी के अंदर होती है। गुड बिहेवियर नहीं, जैसे आपके सबॉर्डिनेट है, उनसे कैसा व्यवहार करना है, तो उनसे थोड़ा सा आप रिलैक्स होकर के व्यवहार करते हैं क्योंकि उनसे आपको काम लेना है, उनको टॉर्चर नहीं करते। आपके ऑफिसर हैं या आपके अधिकारी हैं कोई जिनके अंडर में आप काम करते हैं, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं आप। अब जो अपने ऊपर वाले के साथ व्यवहार करते हो वही अपना नीचे वाले के साथ व्यवहार नहीं करते हो। सबके प्रति रिस्पेक्टफुल हो जाओ तो जिंदगी नहीं चलेगी, क्योंकि जो सबॉर्डिनेट है उनके प्रति कभी कभी थोड़ा सा कड़ाई भी बरतनी पड़ती है। अब उनको लगिए आप ऐसा सम्मान देने बैठ जाइए, प्लीज प्लीज ये काम कर दीजिए, प्लीज ये टाइप कर दीजिए, मैं शाम को आऊंगा तो प्लीज दे दीजिएगा, आपका बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर। वो टाइप कोई नहीं करेगा, कहेगा ऐसी की तैसी। आपके सर्वेंट हैं, उनको सर पर नहीं बिठा सकते। वो तो छोड़ो, आपकी बीवी है या आपके हस्बैंड है, उनसे भी व्यवहारिक बुद्धि लगानी पड़ती है। ऑफिस से आए हो, थके हो, मानते हो, सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हो, बीबी मेकअप करके बैठी है कि चलना है शॉपिंग, वो वाला मैंने ऑर्डर दिया था, सूट आ गया होगा उसकी, या वो चीज आ गई होगी, वो लेना है। अब ऐसे समय क्या करोगे? आत्मा तो चीत्कार कर उठेगी। मना करोगे तो फिर शाम का खाना पीना गया, शांति गई। तो ऐसे कभी कभी विचित्र परिस्थितियां फंस जाती हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। अच्छा, ये इवेंट्स भी आते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता। मैरिज एनिवर्सरी है तो बेटे का बर्थडे है, तो ये है, तो तिलक हुआ था आज के दिन, तो सेकंड मैरिज हुई थी, तो बीबी का बर्थडे है, तो मतलब इतने इवेंट अंग्रेजों ने बना दिए हैं ना, पता ही नहीं होता कि अच्छा भारत वाला ठीक था कि रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, उस दिन छुट्टी गवर्नमेंट पहले से ही कर देती है, कैलेंडर में टिक लगा के रखते हैं कि चलो कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। लेकिन अपने जन्म के दिन में कोई छुट्टी होती है ना कुछ होती है। नए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो पता ही नहीं चलता। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे? थके हुए बुरी तरह से गाड़ी उठा करके चल दोगे शॉपिंग कराने, दैट इज द पनिशमेंट। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने इसका एक तरीका ढूंढ निकाला है कि एक ही शॉप वाला है, यहाँ से सामान लेते हैं, उसको मैंने बैठा लिया है, नहीं बंद है, और उसको मैंने आपस में कर रखा है कि भाई साहब जब मेरा कोई व्हाट्सएप मैसेज आए तो अगला कॉल बीबी को आना चाहिए। तो इधर से व्हाट्सएप मैसेज जाता है कि सेव मी, तो उधर से कॉल आता है हिमांशु का कि भाभी जी ट्रांसपोर्ट में माल फंसा रह गया, लड़का गया था ला नहीं पाया, कल एकदम पक्का आ जाएगा सुबह सुबह। सॉरी भाभी जी, मैं आप वाला आइटम तो मैंने बचा के रखा हुआ है, किसी को देंगे नहीं मैं। तो तुरंत फोन जाता है, और मैं इधर कपड़े वपड़े वॉशरूम से निकलते हुए, चलो चलते हैं, चलो गाड़ी स्टार्ट करो, बैठो बच्चों को बैठो, गाड़ी में बैठो, चलो लेट हो रहा है ना, अभी देखो आके क्लास भी करनी, 6 बजे टाइमिंग हो रहा है, चलो चलो चलो। कहाँ तुम कुछ कहती हो, साल में एक बार तो कहती हो कुछ लेने के लिए, कहाँ तुम कुछ लेती हो? मेरा भी दिल दिखता है, मेरा बस चले तो पूरा मार्केट तुम्हें खरीद के दे दूँ। क्या हुआ? कभी कभी तो गाड़ी में घुस भी जाते हैं चाबी वाबी लेकर के गैराज में, स्टार्ट करके पों पों, ये कुछ करना कहना चाह रही है कि सुनिए सुनिए सुनिए, क्या हो, चलो जल्दी बैठ, जल्दी लेट हो रहा है। कहती नहीं, वो हिमांशु का फोन आया था, वो कह रहा है कल आइएगा। अच्छा, वो भी ना, ब्यूटीफुलनेस उसके अंदर जरा सा भी नहीं है, क्रेडिबिलिटी ना, कोई चीज ही नहीं है। अब यहाँ मैं झूठा नहीं हूँ, सच्चा नहीं हूँ, इसको कहते हैं व्यवहारिक बुद्धि। हालांकि ये कनिंगनेस है, लेकिन क्या करें, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, कोई करे तो क्या करे। बच्चे को सर्दी लगी है, वो कह रहा आइसक्रीम खाएंगे, अब आइसक्रीम खिला दो और दूसरे दिन से डॉक्टर के पास लेके दौड़ो, पता चले चेस्ट ब्लॉक हो गया, निमोनिया हो गया, चेंज ऑफ सीजन है, कोरोना वैसे ही चल रहा है। तो वहाँ व्यवहारिक बुद्धि कहती है कि बच्चे को एक लगा दो, चुप, 2 मिनट रोएगा फिर चुप हो जाएगा, कम से कम बीमार होने से तो बच जाएगा। बच्चों को जिस दिन पेपर होता है, एग्जाम होता है, उसी दिन उनके पेट में दर्द होने लगता है। ये हम कैसे समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है, ये क्या उचित है, सामाजिक दृष्टि से क्या उचित है और सामाजिक संदर्भ में क्या कहता है, ये क्षमता, इसको व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। ये मैं एक उदाहरण दिया समझने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ऐसे करना शुरू कर दो। ये मेरा वो है, पेटेंट है, क्योंकि मैं ही शॉपिंग ले जाता हूँ और मेरी सब दुकान वालों से दोस्ती है, और सबसे मैंने एक प्लान बी बना के रखा है, और उसका नाम भी मैंने रखा है, मैं सिर्फ मैसेज कर देता हूँ प्लान बी, बाकी काम हो जाता है।
संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश भेजने का बहुत अच्छा व्याकरण होता है। यह सक्षमता मूल रूप से किस पर आधारित होती है? नहीं, आविष्कार और कोई नहीं करता। हाँ, नाम बता दें तो आप इंटरनेट पे फेसबुक के माध्यम से सारी मेरी पोल खोल लो। मूर्ख ब्यूटी। तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, प्लान भी नहीं, मेरी एनिवर्सरी आज ही है, तो ये घटना आज ही की थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसलिए मैं नहीं बता रहा था, अब सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन ही होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ मोहित, थैंक यू सो मच। ओ अलका, तुमको भी थैंक यू। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश भेजने वाले का बहुत अच्छा ग्रामर होता है। यह जो प्रतिभा होती है वो किस पर आधारित होती है? ग्रामर की व्याख्यात्मक, अर्थ संबंधी, या वाक्यात्मक लिखा है, वाक्यात्मक या व्यवहारिक? आ जाओ पार्टी ले लो। ग्रामर का जो कभी भी संबंध होगा व्याकरण का, तो हमेशा ही वो व्याकरण का शब्द प्रयोजन ही सेंटेंस मेकिंग से है। थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस फॉर्मेशन के भाग हैं, इन्हीं को मिलकर के व्याकरण बनता है। नेम तो लोगों ने बता दिया ना, पब्लिक ने बता दिया। और दूसरी बात है कि बाहर खा खा के पक गए हैं, बाहर नहीं खाएंगे। बाहर से बढ़िया हमारे घर में खाना बनता है। बाहर खाना इज नॉट प्रेफरेबल, खासकर अभी एक नया वेरिएंट शुरू हो गया, आप लोग को भी सावधानी रखनी है। ओमिक्रॉन पता चले, खाने गए बस। अब हम तो वैक्सीनेटेड है, बच्चे तो नहीं वैक्सीनेटेड है ना। और अभी इधर शादियों का मौसम चल रहा है, बाहर बहुत जाना हो रहा है। ऐसा स्थान जहां इंटरनेट उपयोग करता है, इंटरनेट के लिए वायरलेस अभी हम प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ही वो फेटल है जो नया वाला वेरिएंट। घर का खाना अपने हिसाब का खाना है, स्पेशल ही होगा। अभिगम मीन्स अंडरस्टैंडिंग या सुविधा। अधिगम मीन्स अंडरस्टैंडिंग, अभिगम मीन्स सुविधा। एक्सटर्नेट, इंटरनेट, वेब सम्मेलन यानी वेबिनार, और वाईफाई हॉटस्पॉट। कहाँ पे बिना तार के सुविधा मिल जाती है आपको? इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है बिना तार के, ये पूछ रहा है। आप लोग स्पेशल क्लास में आते ही नहीं हो सुबह 7:30 बजे ना? यूट्यूब क्लास में मैं देख रहा हूँ 2 बार से। सुबह 7:30 बजे आना मुश्किल हो जाता है। कम लोग आ रहे हैं, 20, 25, 30 लोग बस। मुझे तो 100 की आदत पड़ चुकी थी।
वही 7:30 बजे सुबह रजाई को त्याग करके मोबाइल खोलना। कुछ लोग को ऑफिस जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पैराफ्रेजिंग के संदर्भ में सही है? देखिए फिर पैराफ्रेजिंग से आ गया। अभी अभी सुनी हुई बात को अपने शब्दों में कहना या लिखना। इससे वक्ता को यह जानने का अवसर मिलता है कि क्या संप्रेषण प्रभावी रहा। अनअकैडमी पे ही होता है प्रीति, अनअकैडमी पे ही होता है। मैं लिंक शेयर करता रहता हूँ, उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बोला असिंक्रोनस माध्यम का उदाहरण कौन सा है? रेडियो, टेलीविजन, फिल्म एंड ओके काजल, वेलकम। समाचार पत्र। दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। ये भी कल ही मैंने आपको बताया था। सिंक्रोनस वो होता है जो रियल टाइम में दो पार्टीज के बीच घटित होता है। रियल टाइम, जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है और लाइव प्रसारण हो रहा है। असिंक्रोनस रियल टाइम में नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड पहले, जैसे अभी आप लाइव क्लास ले रहे हो ना, ये सिंक्रोनस है। और आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, असिंक्रोनस है। रेडियो में लाइव प्रसारण होता है, टेलीविजन में भी लाइव प्रसारण होता है। फिल्म फिल्म इन द फैक्ट की वो नहीं कि जो थिएटर में लगी हुई है फिल्म, उसकी बात नहीं हो रही है। फिल्म मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्री सीरीज चल रही है, या वीडियो कह लो, किसी चीज का वीडियो, ये वीडियो लिखना चाह रहा है। हाँ मन, समाचार पत्र कभी भी लाइव नहीं होता, ये हमेशा पहले छपता है और बाद में आपको मिलता है। घटना तब तक बहुत सारी घट चुकी होती है, गंगा में पानी बह चुका होता है, और अमूमन कल की न्यूज, मतलब इमीडिएट एक दिन पहले की न्यूज मिलती है। थैंक यू सोनी, थैंक यू सो मच, सभी को थैंक यू। कम्युनिकेशन में क्वालिटेटिव वर्ड्स कौन से हैं? गुणार्थक, जो क्वालिटी को बताते हैं। यानी कौन सा शब्द आपको बताता है क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन? सुस्पष्ट, अमूर्त, सरल और सांस्कृतिक।
हाँ, मैम को विश कर दूंगा, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें सांस्कृतिक कम्युनिकेशन मतलब समझते हो? कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है? संस्कृतियां जब आपको कम्युनिकेट करती हैं, जैसे आप एक मकान में कहीं जा रहे हो, गाड़ी आपकी खराब हो गई एक अननोन जगह पे जिसको आप जानते नहीं, और रात का वक्त है और इस घर में मेहमान बनना चाहते हो, नॉक करते हो हेल्प के लिए, और दरवाजा खुलता है, भाई साहब निकलते हैं और कहते हैं कि क्या है, कि ये मैं कौन हूँ तुम? आप कहते हो कि देखिए मेरी गाड़ी खराब हो गई है, रात को आप ये अगर दिखा तो मुझे कोई हेल्प मिल सकती है, फ़ोन नंबर या कहीं कोई गैराज, कहीं कोई मैकेनिक का कुछ। ये तुमको होटल लगता है? बाबा यहाँ, और आपको रात अपनी कार में ही बितानी पड़ती है, किसी तरह से सो कर रात कार में बिताते हो। सुबह कोई ट्रक वाला आता है, उससे हेल्प लेकर के गाड़ी खिंचवा करके ले जाते हो नियरेस्ट सिटी में। एक ये परिस्थिति हुई। दूसरी परिस्थिति है कि आपकी गाड़ी खराब होती है, आप नॉक करते हो, अंदर से कोई बाहर आता है और बड़े ही सम्मान से आपसे पूछता है कि क्या बात है? आप कहते हो कि देखिए जी, मैं वहाँ से वहाँ जा रहा था और मेरी गाड़ी खराब हो गई है, और बड़ी इज्जत से आपको अपने घर में ले जाता है, आपको एक रूम देता है, आपको सोने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ आपसे बातें करता है, आपके बारे में जानना चाहता है, और सुबह वो खुद ही मैकेनिक को बुलवाता है, गाड़ी को ठीक कराता है, और आप बड़े आराम से उनसे विदा होकर के घर जाते हो। अब ये दोनों तरफ से हजार चीजें जो आप तक कम्युनिकेट हुई हैं, इनमें जो डिफरेंस है, परिस्थिति एक है, लेकिन जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसकी वजह से है? कल्चर की वजह से। थैंक यू योग्यता। कुछ लोग क्रूर हैं, कुछ लोग बड़े ही सहज हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, इसमें संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। और संस्कृति एक रात एक दिन में नहीं बनती है, हजारों सैकड़ों वर्षों में सिर्फ संस्कृति निर्मित होती है। इसी संस्कृति का एक दूसरा शब्द है संस्कार। कल हम एक मैरिज पार्टी में थे अपने फैमिली के साथ, एक हमारे कलीग मिले, उनके भी बच्चे थे। हाँ, हेलो, वो आगे बढ़ गए। दूसरे कलीग मिले, उनका भी बच्चा था। तो उस बच्चे ने देखा कि ये हमारे पापा के दोस्त हैं, तो आकर के उसने सबके पैर छुए। तो मैंने कहा कि आपका बच्चा बड़ा संस्कारित है, शादी में कोई किसी का पैर छूता है? सभी बुढ़िया के बाल खा रहे हैं, बूढ़ी के बाल। तो ये भी एक कम्युनिकेशन है, संस्कार। किसी भी संस्था या किसी भी देश या किसी भी परिवेश, किसी भी समाज के संस्कार जरूर कुछ ना कुछ होते हैं, या तो कुसंस्कार होंगे या तो सुसंस्कार होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि संस्कार विहीन हो कुछ। हाँ, कैंडी फ्लॉस, हम लोग तो बूढ़ी के बाल ही जानते थे। संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है? एम्बेडेड टेक्स्ट, इंटरनल टेक्स्ट, इंटर टेक्स्ट, सब टेक्स्ट। हरिओम, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। शादी की सालगिरह मुबारक हो पहले। अरे वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। तो मेरा इशू ये था सर, जो पिछला क्वेश्चन सर आपने बताया, उसमें यदि सांस्कृतिक शब्द ना हो सर, तो क्या जो संप्रेषण में गुणार्थक शब्द के तौर पर हम उसका जो फर्स्ट ऑप्शन था सुस्पष्ट, इसको क्या हम रख सकते हैं सर? रखना अगर हो तो सर कहाँ उचित रहेगा, और नहीं रखना हो तो कहाँ उचित नहीं रहेगा? रखना हो तो कहाँ उचित रहेगा, नहीं रखना हो तो कहाँ उचित नहीं रहेगा, तो बात एक ही होगी दोनों। सर किस मेरा प्रश्न करने का था सर कि किस जगह पर सुस्पष्ट बेहतर ऑप्शन रहेगा और किस जगह पर सुस्पष्ट बेहतर ऑप्शन नहीं होगा, वहां पर सांस्कृतिक जैसे ऑप्शन पर हमें जाना बेहतर रहेगा। इसका सर सॉल्यूशन चाहूंगा सर। गुणार्थक का मतलब होता है कि जो उसके अर्थ के गुण को बता रहा है, अर्थ के गुण को, क्वालिटी ऑफ मीनिंग बता रहा है, ठीक ना? गुण अर्थ दो चीजों से मिलकर बना है। क्वालिटी ऑफ मीनिंग सिर्फ मीनिंग नहीं बता रहा है, दो स्थितियां हैं यहाँ पे, इसको ध्यान से समझिए। एक होता है उसका मायना बता रहा है, मीनिंग बता रहा है, उसका अर्थ बता रहा है। दूसरा होता है क्वालिटी ऑफ मीनिंग बता रहा है।
यानी मीनिंग तो वहां पे है ही, लेकिन मीनिंग की भी क्वालिटी बताओ। स्पष्ट अमूर्त मीनिंग। अच्छा मेरी आवाज अमूर्त का मतलब ये है कि जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ रहा है लेकिन वो उपस्थित है। सरल एक मीनिंग है, इजी। लेकिन संस्कृति तमाम चीजों को अपने अंदर समेटे हुए। संस्कृति में बहुत सारी चीजें एक साथ आती हैं, कला, ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, साहित्य, नृत्य, कौशल, स्वाभिमान। संस्कृत की यात्रा स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक, शरीर से लेकर के आत्मा तक। संस्कृति के अनेक फल हैं, संस्कृति का एक फल नहीं, अनेक फल। और 1,00,000 लोगों को लिस्ट कर सकते, 1,00,000 विधाओं को लिस्ट कर सकते हैं जो के अंतर्गत आते हैं। और सुबह मैंने यूट्यूब क्लास में आपको पढ़ाया था कि कुछ लोगों ने पढ़ा होगा मृदु भांड, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन का निर्माण भी संस्कृत के अंतर्गत आता है, और कंप्यूटर का निर्माण भी संस्कृत के अंतर्गत आता है। यहाँ बात हो रही है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक डायनेमिक प्रोसेस है जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक हस्तांतरित हो रहा है। ठीक है, मैं कोई बात आपको कहूंगा, वो बात स्पष्ट है, वो बात अमूर्त है, वो बात सरल है, लेकिन वो बात सांस्कृतिक अभिव्यक्ति दे रही है। तो संस्कृति कई गुणों का समुच्चय है। तो संस्कृति को हम स्थूल रूप में तो ले ही नहीं सकते, संस्कृति को हम एकांगी रूप में ले ही नहीं सकते, संस्कृति को हम यूनी डायमेंशनल नहीं बोल सकते। नहीं, कम्युनिकेशन होना चाहिए स्पष्ट और सरल, लेकिन यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। इसमें बोला ये 4 आपको शब्द दिए गए हैं, ये चारों शब्द जब आपसे बोले जाएंगे तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें क्वालिटी ऑफ मीनिंग है, जिसके मतलब की गुणवत्ता के कई तल हैं, के कई आयाम हैं, जिसके अर्थ के गुणवत्ता के कई आयाम हैं। मेरी बात समझ रहे हो? ये थोड़ी सी अलग बात है, ये सरगम जैसी बात है। जैसे म्यूजिक होता है ना, एक म्यूजिक सारे गामा पधा निशा। अब एक आप गाना गा रहे हैं, उस गाना में कई स्वर हैं, सरे गामा पधा निशा, ये पिच बढ़ता जा रहा है। अब जैसे एक हम राष्ट्रगीत है हमारा, वंदे मातरम सुजलाम शुभलाम मलयज शीतलाम। अब इसमें सारे गामा पधा निशा सारे आ गए। अब स्पष्ट जो है वो सिर्फ सा है, सा। अमूर्त है रे, रे। सरल है गा, गा। संस्कृति है सारे गामा पधा निशा सब। ये बात समझने की बात है, ये बहुत मैकेनिकल बात नहीं है। संस्कृत में सोशल, मोरल, स्पिरिचुअल कुछ भी डाल दो। जैसे घर का डस्टबिन होता है ना, संस्कृत को डस्टबिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन घर में कोई ऐसी चीज होती है जिसमें हर चीज, फ्रिज होता है, फ्रिज में कुछ भी डाल दो। मूली भी आ रहा है फ्रिज में रख दिया, अंडे भी आ रहे हैं, जैम भी आ रहा है, दही भी आ रही है, सब्जी आ रही है, बटर आ रहा है, वट एवर इज, पापड़ भी रख दिया, फल भी रख दिया, कुछ भी रख दो। समझ गए जी? हरिओम जी। तो मेरे घर में मेरे ही कमरे में यहाँ फ्रिज है बगल में, तो जब खुलता है तो मुझे सारे गामा पधा निशा सारा स्मेल आता है उसमें से एक साथ। तो समझ में नहीं आता वो सुगंध है कि दुर्गंध है। प्रश्न लेकिन आप लोग बड़े गहरे गहरे पूछते हैं, साधारण आदमी तो बौखला जाएगा कि क्या पूछ रहा है। जैसे सर, जैसे दूरदर्शन चैनल के द्वारा बनाया गया मिलेश और मेरा तुम्हारा नाम का सॉन्ग है, भारत की संस्कृति। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी उपमा ढूंढी आपने। उसमें देखिए वो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उर्दू, हिंदी, फारसी, मैथिली सब बता रहा है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अब ये बता रहा है कि संस्कृति कितनी सारी विभिन्नताओं का सामंजस्य है। दूसरी बात यह है कि जब मिले सुर मेरा तुम्हारा जब हम छोटे थे तभी आता था, इतना गुस्सा लगता था क्योंकि आधे घंटे तक गाना गाता था, जो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता। अब समझ में आता है ना। अब कोई बढ़िया फिल्म आने वाली है 5 बजे शाम को संडे की, और फिल्म से पहले मिले सुर मेरा तुम्हारा, जैसे ही वो आता था, जान तलक ईमान तलक चिकमट बनी पान तलक, इतना गुस्सा लगता था कि ये अब 1 घंटे ही चलेगा। ठीक है। एनालॉग मास कम्युनिकेशन में कहानियां क्या होती हैं? स्टैटिक, डायनेमिक, इंटरेक्टिव, एक्सप्लोरेटरी। कंपोजिशन अच्छा था आज हमें पता चलता है ना, उस समय तो बच्चे थे, बच्चे में तो हम लोग यही
किसी फिल्म की गुणवत्ता को इसी से आंकते थे कि उसमें कितना मार है। एक फिल्म की आई थी लड़ाई, तो मैं सारे दोस्तों को बताया था, छोटा था, कि लड़ाई फिल्म में ना शुरू से लेकर के अंत तक लड़ाई ही लड़ाई है। गाना तो बिल्कुल है ही नहीं, गाना इतना बोरिंग लगता था, समझ में नहीं आता था कि ये अंकल आंटी क्यों नाच नाच के गाना गाते हैं बीच में, लड़ते क्यों नहीं। हमारी सारी रुचि केवल युद्ध के दृश्यों में ही थी। इसका पोल हो गया था। महाभारत आता था, युद्ध के पहले कृष्ण भगवान ने कई दिन तक गीता का उपदेश दिया था, और कृष्ण भगवान पे इतना गुस्सा आता था उनको कि लड़ने ही नहीं दे रहे दो व्याकुल सेनाओं को। छोटे बच्चे थे, गीता का कुछ पता ही नहीं था, सिर्फ लड़ाई चाहिए थी, लड़ाई चाहिए थी। कृष्ण भगवान हे पार्थ, कभी संस्कृत बोलते थे, कभी हिंदी बोलते थे, अलग अलग एंगल से। अंतिम दिन थोड़ा सा अच्छा लगा जब अपना दिव्य रूप दिखाए थे, तब उन्होंने कहा अब लड़ाई होगी, अब बाहुबली बन गए हैं। इसका पोल हो गया है, फिर से ले लो पोल, पोल का अभाव नहीं है। सब टेक्स्ट कहते हैं संदेश के नीचे, संदेश को सब टाइटल भी होता है ना, जो फिल्मों में आता है, नीचे लिखा हुआ। समय जो पहिया घुमाता था वो भी क्रोधित करता था, लेकिन क्या करते, वहां कोई दिखता ही नहीं था। नहीं, कात्या और काशीनाथ तो हमारे तरुणाई में आया है ना, बचपन हम इतने पुराने हैं। मैं 90s की बात कर रहा हूँ, 90s में हम छोटे थे। एनालॉग मास कम्युनिकेशन में कहानियां क्या होती है? स्टैटिक, डायनेमिक, इंटरैक्टिव, एक्सप्लोरेटरी। सबसे पहले बताइए एनालॉग मास कम्युनिकेशन क्या होता है, पता है ना? मैं जानता था, मैं जानता था। नो कहोगे तुम लोग। एनालॉग मास कम्युनिकेशन होता है मैसेज को एक तरफा कन्वे करना, वन वे प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज टू द रिसीवर और ऑडियंस। समझ गए? जैसे रेडियो है, रेडियो अब जो बोल देगा आपको सुनना ही है। टेलीविजन, सोशल नेटवर्किंग साइट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, मतलब उसमें इंटरेक्शन का स्कोप नहीं होता। तो कहानियां इसमें क्या होती हैं? स्टैटिक, डायनेमिक, इंटरैक्टिव, एक्सप्लोरेटरी। हाँ, वो भी एनालॉग ही है। तो कहानियां स्टैटिक होती हैं। कोई आपको कहानी सुना रहा, अली बाबा 40 चोर की, तो अली बाबा ने बोला खुल जा सिम सिम, तो आपसे कहते हाँ खुल गया। दादी की कहानियां सुनाई दे रही, आप उसमें कुछ अमेंडमेंट थोड़ी ना कर सकते हो। जो कहानी रहेगी वो वही कहानी रहेगी, आप कुछ भी करो। तो अली बाबा का जो भाई गया कासिम, अंदर तो गधे पे सारा सोना चांदी हीरा मोती लाद लिया, उसके बाद भूल गया, कहता था हाथी खुल जा, घोड़ा खुल जा, ऊंट खुल जा, जलेबी खुल जा, रसगुल्ला खुल जा, भूल गया क्या कहना है। तब तक डाकू आ गए और उसको काट करके चारों कोनों पे लटका दिया। फिर अली बाबा उसको घर ले आया, उसको सिला। मर्जीना भी थी उसमें, जिसने गर्म तेल डाकुओं के पीपे में डाल करके 39 डाकुओं को मार डाला था, एक डाकू फाइनली बचा था। अच्छा यार, तुम क्या क्या देख रखे हो? समाचार पत्रों के बीच समाचार प्रतिवेदनों में संपादकीय लेख लिखने, समाचार को सनसनी खबर बनाने, समाचार प्रतिवेदनों के स्रोत जानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सर्वव्यापक शब्द स्रोत का उपयोग अनुमान और पूर्वाग्रह युक्त या पक्षपाती लेखन को कवर करने के लिए किया जाता है। तो आज रात को 9 बजे वाली क्लास में संगम ये शुरू करेंगे।
तो सभी को ज्वाइन करना। संगम 1 से 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इस बार भी आए थे। तो ये आपका फाइनल लीडर बोर्ड रहा। शानवी फर्स्ट, अमन सेकंड, राठौर थर्ड, गोपी राठौर, बबीता फोर्थ, सीमा फिफ्थ, हेमलता कौशल, काजल, संध्या ब्यूटी। तो इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। मिलते हैं रात 9 बजे, तब तक सभी को बाय बाय।